अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के हवाले से हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उनके दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के किस तरह से बनते हैं और ये तमाम स्ट्रक्चर्स जो है ना वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किस तरह से रहते हैं। ऑल्दो आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री 1 कोर्स के अंदर डिस्कस कर लिया होगा, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा-सा रिव्यू करेंगे क्योंकि हम लोगों ने आगे जो है वो इसकी डिटेल पढ़नी है। सो सबसे पहली बात, बेसिक बात कि सेंट्रल डोग्मा के बारे में आप लोगों को पता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो डीएनए के अंदर मौजूद, कोडिंग डीएनए के अंदर मौजूद ख़ास किस्म के जो है ना वो 3 लेटर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मुश्तमिल कोडॉन्स होते हैं और वो कोडॉन्स जो हैं एक्चुअली स्पेसिफिक जो है वो मैसेंजर आरएनए को कोड करते हैं और वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड ऑफ मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन्स को कोड करते हैं बाय अरेंजिंग अमाइनो एसिड्स इन अ वेरी वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है जी डीएनए से, जीन की फॉर्म में जो कि मौजूद होता है। ठीक है। इस तरीके से जो है वो प्रोटीन बनाई जाती है। आप लोगों को इसका पता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो गुजर के बनती है। जी, हमारे पास जो है ना ये 4 मेजर स्टेप्स हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से। 4 मेजर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर इसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, कैटेगराइज़ किया है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सीक्वेंस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन है जी टर्शियरी स्ट्रक्चर और देन है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। इनकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने जो है वो इसको कैटेगराइज़ किया हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली कोई और चीज़ नहीं है बजाय इसके कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। वही सीक्वेंस जो हमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में देखने को मिलता है किसी एक जीन के अंदर। ठीक है? ये वहीं से जो है वो अरेंज होता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के साथ। हम लोगों ने लास्ट जब लेक्चर था उसमें हम लोग अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें हमने ये बात कही थी कि 2 अमाइनो एसिड्स आपस में जो है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बनता है? लाइक यहाँ पर एक वेलिन और एलानिन है। इन वेलिन के पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसी तरीके से इसके पास जो है वो एक अमाइनो एसिड है। जब ये दोनों आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स की रिलीजिंग के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएँगे, तो इस कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ठीक है? ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, इस मॉलिक्यूल को हम लोग डाई पेप्टाइड कहेंगे। डाई मीन्स 2 और जो है ना मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड्स के इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम लोग इस मॉलिक्यूल को डाई पेप्टाइड कहेंगे। फिर इसी तरीके से ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड और ये जो है वो तरीकाकार चलता चला जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये रिलेटिवली ना काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेबल बॉन्ड है। क्यों ये स्टेबल बॉन्ड है? क्योंकि ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है और ये ईज़िली ब्रेक नहीं होता। लाइक हम लोगों ने डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन को थोड़ी-सी भी हीट मिले, प्रोटीन्स आर वेरी स्पेसिफिक विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रोटीन को थोड़ी-सी हीट मिले तो प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर जो है वो लॉस कर देती है, उसका फंक्शन लॉस हो जाता है। लेकिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो लॉस होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका लॉस नहीं होता, वो सेकेंडरी, टर्शियरी और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम लोग लॉस्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं जब भी हम लोग माइल्ड हीट, माइल्ड पीएच चेंज के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर इस प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को, जो कि एक्चुअली क्या है, सिर्फ एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, उसको अगर हम लोगों ने खराब करना है या तोड़ना है, तो फिर हमें इसे जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के साथ एक हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट के अंदर इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। तभी जाके जो है वो इसका ये पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा। ये पेप्टाइड बॉन्ड इस हद तक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है? अदरवाइज इसके दूसरे ऑप्शन जो है वो ये है कि हम लोग एंजाइमेटिकली इसको ब्रेक कर सकते हैं। नॉन एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के लिए हमें जो है ना वो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हाई टेम्परेचर रीजन के अंदर जो है ना इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। ये रिलेटिवली शॉर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड की निस्बत जो है वो ये शॉर्ट होता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके ये जो लोन पेयर्स हैं नाइट्रोजन के, ये लोन पेयर्स जो है वो इसके साथ रेजोनेंस
की प्रॉपर्टी करते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की बजाय शॉर्ट हो जाती है और उसी शॉर्ट होने की वजह से ये एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि ये बॉन्ड जो है वो रोटेटेबल नहीं रहता, इसके क्रॉस ये कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो रोटेट नहीं कर सकते, ट्विस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। और रिजिड स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये एक प्लेनर कन्फिगुरेशन जो है वो अटेन करवाता है इन अमाइनो एसिड्स को, यानी कि ये दोनों अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर आएंगे जब ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड्स मीन्स जब बहुत ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो आपस में मिलके एक लंबी सी चेन बना दें तो उसको हम लोग जो है ना वो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल का नाम देंगे। अच्छा जी, इस पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो है वो दो एंड्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको दो टर्मिनल्स का नाम देते हैं। एक होता है बेटा जी एन टर्मिनल और दूसरा है हमारे पास सी टर्मिनल। ये जो टर्मिनल्स के नेम्स रखे गए हैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर वो इनके फ्री अवेलेबल फंक्शनल ग्रुप की बेसिस के ऊपर रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लेफ्ट साइड पे हमें नज़र आ रहा है एंड इसको हम लोग एन टर्मिनल कहते हैं क्योंकि इसके पास जो है वो अमाइनो ग्रुप फ्रीली अवेलेबल है। और राइट साइड के ऊपर जो हमारे पास एंड नज़र आ रहा है इसके पास फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल है, इसलिए हम लोग इसको जो है वो सी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। अब जब भी हम लोग किसी प्रोटीन को या पेप्टाइड को के सीक्वेंस को रीड करने की कोशिश करते हैं तो वो हम हमेशा जो है वो एंड टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जब ट्रांसलेशन हो रही है तो सबसे पहले एंड टर्मिनल के ऊपर ही फर्स्ट अमाइनो एसिड आकर लगता है। सो इसलिए अगर हम उस हवाले से बात करें तो ये पहला अमाइनो एसिड होगा, फिर इसी तरीके से ये दूसरा अमाइनो एसिड होगा, ये तीसरा अमाइनो एसिड होगा। इस तरतीब से जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन की रीडिंग जो है वो की जाएगी। अच्छा जी, सीक्वेंस, अब ये बात मैंने पहले भी बता दी कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए से। यानी कि अगर आप लोगों के पास उस किसी भी जीन का सीक्वेंस मौजूद हो, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद हो, तो आप लोग उससे बनने वाली प्रोटीन के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। यानी कि आप लोग क्लियरली पता लगा सकते हो कि इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का कैसा होगा। लेकिन उससे आप लोग जो है ना वो उसकी फ़ोल्डिंग के इफ़ेक्ट को नहीं पता लगा सकते। आप ये प्राइमरी सीक्वेंस से या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के रीजन से आप लोग ये बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये प्रोटीन जब बनेगी तो बनने के बाद ये किस तरह से जो है वो फ़ोल्ड होगी, अपने सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएगी। अनटिल और अनलेस आप लोगों के पास कोई रेफ़रेंस दूसरी प्रोटीन का ना हो जिसके साथ कंपेयर करके आप इसको जो है वो डिज़ाइन करना चाहो। सो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं क्या? इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना, अब जब अमाइनो एसिड्स एक तरतीब में ख़ास सीक्वेंस के अंदर वन आफ्टर द अदर जो है वो जुड़ गए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी है, तो उसके बाद ये अमाइनो एसिड्स अपने आप को जो है ना वो स्पेस के अंदर ट्विस्ट करेंगे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, और वो ट्विस्टिंग जो है वो इर्रेगुलर नहीं होगी, वो इंतहाई रेगुलर और इंतहाई स्पेसिफिक मैनर में होगी, ठीक है? और यही स्पेसिफिक मैनर जो है वो हमें डिफरेंट तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो है वो शो करवाते हैं, जिनमें हमारे पास अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, बीटा बैंड्स हैं, लूप्स हैं, कॉइल्स हैं, ये हमें जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के तौर पर नुमायाँ देखने को मिलते हैं। जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो है जी अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स एक स्पाइरल सा स्ट्रक्चर है, इस ट्विस्टेड फॉर्म में, एक कॉइल्ड फॉर्म में जो है ना वो स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। यानी कि ये जो चेन हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेट चेन देखी थी, अब वो स्ट्रेट चेन की ये जो साइड चेन्स हैं, लाइक ये जो हमने आर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आर जो है वो इस पूरी स्ट्रेट चेन को जो है वो स्लाइटली ट्विस्ट करने पर, बेंड करने पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक ट्विस्टेड फॉर्म में, एक हेलिकल फॉर्म में जो है ना हमें देखने को मिलती है। ये हेलिकल जो है, हेलिक्स जो है वो बड़ा ही टाइटली पैक होता है और कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के साथ पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर आप लोग जो है ना वो जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों को ग्रे कलर की एक बैकबोन सी बन रही है और उसके साथ इर्द-गिर्द जो है वो उसके अगेन ये आर चेन्स आपको नज़र आ रही हैं, ये साइड चेन्स हैं। साइड चेन्स बाहर की तरफ निकल जाएँगी, जबकि ये जो बैकबोन है ना, ये उस कॉइल
की इस शेप को मेंटेन किए रखेगी और ये बड़ा टाइटली पैक्ड होगी। साइड चेन्स बाहर की तरफ इसलिए निकल जाती हैं ताकि वो इसके दरमियान में कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करें। तो वो कॉन्फ़िगरेशनली जो है ना कोई बाउंड्री कोई किसी तरीके की जो है ना वो रिपल्सिव फोर्सेस के थ्रू इस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना कर दें। सो इसलिए ये आर चेन जो है वो इस हेलिक्स की से बाहर की तरफ ओरिजिनेट कर रही होती है, बाहर की तरफ फेस कर रही होती हैं। हमें वो प्रोटीन्स जो कि बहुत प्रोमिनेंट जिनके अंदर अल्फा हेलिक्सेस पाए जाते हैं उनमें केराटिन प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन बिलोंग करती है फाइब्रस प्रोटीन से। फाइबर्स जो कि लेंथी होते हैं शेप के अंदर, सिलिंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इनकी एग्जांपल केराटिन प्रोटीन है और ये केराटिन प्रोटीन हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में जो है वो पाई जाती है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि अल्फा हेलिक्सेस जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आप अपने हेयर्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए। इसी तरीके से अल्फा हेलिक्सेस जो हैं वो मायोग्लोबिन्स भी बनाते हैं। मायोग्लोबिन्स हीमोग्लोबिन की तरह की ही एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करती है हमारे मसल्स के अंदर। सो मायोग्लोबिन प्रोटीन का भी, मायोग्लोबिन ऑन द अदर हैंड एज़ कंपेयर टू केराटिन, ये एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जबकि केराटिन जो है वो एक फाइब्रस प्रोटीन है। सो हमने पहले भी बात की थी कि ये एल्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो है ना वो स्टेबल कैसे रहेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजिंग फोर्स है ना वो है दो एक दूसरे के आमने सामने आए हुए अमाइनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं इन ट्विस्टेड अमाइनो एसिड्स के दरमियान में, ये डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। ये अल्फा हेलिक्स चेन खुलकर स्ट्रेट ना हो जाए इस बात को एंश्योर करते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस अल्फा हेलिक्स को इसी फॉर्म में रहने पर मजबूर करते हैं। देन 3.6 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हर टर्न के अंदर आते हैं। तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड्स के बाद जो है वो एक टर्न दोबारा से स्टार्ट होता है। अच्छा जी, प्रोलीन के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन की थी कि प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि रिजिड है स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसके पास जो है ना वो सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है जो कि प्राइमरी अमाइनो ग्रुप नहीं होता, जिसकी बेसिस के ऊपर ये एक रिजिड रिंग बनाता है। और ये रिजिड रिंग क्या करता है, इस अल्फा हेलिक्स को ट्विस्ट नहीं होने देता प्रॉपर्ली, और उसके दरमियान में जो है ना वो एक किंक, एक बेंड जो है ना वो प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पर आप लोग जो है वो एक पिक्चर को देख सकते हो कि नॉर्मल हालात में ये स्ट्रेट अल्फा हेलिक्स इस शेप में सीधा होना चाहिए था, लेकिन जो ही उसकी जगह के ऊपर जो है ना वो एक प्रोलीन आ जाएगा तो प्रोलीन उसकी शेप को जो है वो बेंड कर देगा और इस अल्फा हेलिक्स को स्ट्रेट नहीं रहने देगा। और अगर ये बेंडिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन जो है वो ठीक तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। सो प्रोलीन की म्यूटेशन जो है वो किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर जो म्यूटेशन आ जाएगी, लेट्स से अगर वो प्रोलीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो म्यूटेशन उस प्रोटीन के लिए डिलीटरी साबित हो सकती है, और बहुत सी हमारी जो डिजीजेज हैं, जो हमारी बेसिक बीमारियां हैं वो इसी वजह से होती हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन आ रही है और वो म्यूटेशन उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर, जिसकी वजह से वो प्रोटीन जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। सो जो अल्फा हेलिक्सेस हैं वो स्मॉल साइज के जो अमाइनो एसिड्स हैं वही अल्फा हेलिक्सेस ज़्यादा बनाते हैं। बड़े साइज के अमाइनो एसिड्स या वो अमाइनो एसिड्स जिनके साथ कोई बड़े बड़े रिंग्स अवेलेबल हैं, वो अमाइनो अल्फा हेलिक्स जो है वो ठीक तरीके से नहीं बना पाते, इसलिए स्मॉल साइज अमाइनो एसिड्स जो फेवर करते हैं अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन के दौरान। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो है जी हमारे पास बीटा शीट्स, जिसको हम लोग बीटा प्लीटेड शीट्स का नाम भी देते हैं। बीटा प्लीटेड शीट्स इनको हम लोग इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें दो या दो से ज्यादा जो है ना वो पेप्टाइड चेन्स होती हैं। अल्फा हेलिक्स के अंदर ऑन द अदर हैंड एक सिंगल चेन थी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो कि अपने ही गिर्द जो है वो ट्विस्ट कर रही थी, हेलिक्स फॉर्म में आ रही थी। लेकिन बीटा शीट्स के अंदर जो है ना वो मिनिमम टू या टू से ज्यादा जो है वो होती हैं, और दूसरा ये कि वो प्लीटेड फॉर्म में होती हैं। प्लीटेड फॉर्म कहते हैं हम लोग इस तरह से जिगजैग अपीयरेंस की फॉर्म में, इस वजह से हम लोग इसको जो है वो बीटा प्लीटेड शीट्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से
अच्छा, ये बीटा प्लेटेड शीट्स की ये जो 2 चेन्स हैं, अगेन ये 2 चेन्स आपस में जो है वो कंटीन्यूअस और रेगुलर इंटरवल्स के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ एक-दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इनकी भी जो अ, रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग वो मोस्टली एरोज़ से करवाते हैं, फ्लैट और जो है एरोज़ की फॉर्म में करवाते हैं और ये जो उसकी टेल होती है एरो की, वो एन टर्मिनल से को शो कर रही होती है और जो उसका हेड होता है वो सी टर्मिनल को जो है वो शो कर रहा होता है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों अ, शीट्स के इसलिए जो है ना वो एक फ्लैट सी सरफेस बना देते हैं ये। इसके अलावा इन बीटा प्लेटेड शीट्स के अलावा हमारे पास जो है ना वो कुछ बीटा बैंड्स भी होते हैं। बीटा बैंड्स जो हैं वो क्या है जी, कि जब भी कोई एक बीटा प्लेटेड शीट्स खत्म होती है, तो उसके आगे जो है ना वो प्रोटी जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो किसी न किसी वजह से लाइक हो सकता है किसी प्रोलीन की वजह से या किसी दूसरे स्मॉल अमाइनो एसिड जैसे ग्लाइसिन हो गया, उसकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो अपनी मेन स्ट्रेट पोजीशन से जो है ना बेंड कर जाता है। अब जब वो बेंड कर जाएगा तो वो ऑब्वियसली जो है वो बीटा प्लेटेड शीट्स नहीं बनाएगा, वो किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस स्ट्रक्चर को उस छोटे से बेंडिंग वाले पोर्शन को हम लोग बीटा बैंड्स के नाम से जानते हैं और ये बैंड्स जो है वो मोस्टली प्रोटीन्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो चार्ज रेसिड्यूज पाए जाते हैं। मोस्टली इन बैंड्स में जो है ना वो 4 रेसिड्यूज बना रहे होते हैं और जिनमें मोस्टली ग्लाइसिन और प्रोलीन जैसे अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ग्लाइसिन एक सबसे छोटा और चेन है, इस वजह से उसके उस अमाइनो एसिड के अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो काफ़ी हद तक जो है ना वो बेंड हो सकता है और जो प्रोलीन है वो तो वैसे ही रिजिड स्ट्रक्चर है, वो बेंड ही कर देता है किसी भी स्ट्रक्चर को। सो इसलिए ये 2 अमाइनो एसिड जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं इन बीटा बैंड्स के अंदर। इसके अलावा दूसरे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें लूप्स आ रही हैं, कॉइल्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लंबी-लंबी सी लूप्स हैं, कॉइल्स हैं। ये भी हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होते हैं और इनका कोई ये जो लूप्स और कॉइल होते हैं इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। जिस तरह से हम लोगों ने बीटा शीट्स के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखा, अल्फा हेलिसेस के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखे, इन लूप्स और कॉइल्स के इतने कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होते। ये एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जो है ना वो रिप्रेजेंट्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ जो है ना वो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम लोग मोटिव्स कहते हैं। मोटिव्स एक्चुअली जो है ना वो 2 या डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जब मिल के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको हम लोग जो है वो मोटिव कहते हैं। इनका जो मेन कोर इनके 2 पोर्शन होते हैं। एक मेन कोर रीजन होता है जो कि मेन हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स आ सकते हैं। और दूसरे जो लूप्स हैं लूप रीजन होता है वो ऑब्वियसली इन दोनों मेन जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जॉइन करवा रहे होते हैं। मेन, सेकेंडरी या कोर जो रीजन्स हैं उनको आपस में एक-दूसरे के साथ जॉइन करवा रहे होते हैं। इनको हम लोग जो है वो लूप रीजन्स कहते हैं। सो ये 3 से 4 जो है ना यहाँ पर आपको डिफरेंट सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स या जिनको हम लोग मोटिफ्स भी कहते हैं वो नज़र आ रहे हैं जिसमें बीटा, अल्फा बीटा यूनिट्स हैं, ग्रीक की है, बीटा मेंडर्स हैं और बीटा बैरल्स की फॉर्म में है आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये वो कॉमन मोटिव्स हैं जो कि मेजॉरिटी प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। मोस्टली ये जो प्रोड्यूस होते हैं ये एडजेसेंट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके मिल जाते हैं और वो एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक सॉलिड यूनिट की फॉर्म में जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इनको मोटिव का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहे हैं जी हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो है वो किसे कहते हैं जी, हम लोग टर्शियरी रेफर्स बोथ टू द फोल्डिंग ऑफ डोमेन्स एंड द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स इन अ पॉलीपेप्टाइड। ये किसी भी पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो डोमेन्स थी, जैसे हम लोगों ने ये डिफरेंट डोमेन्स पीछे पढ़ी हैं, ये डोमेन्स जो है वो फाइनल अरेंजमेंट के अंदर सामने आ रही हैं, उसको हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अच्छा जी, इन डोमेन्स को
कौन-सी ऐसी फ़ोर्सेस हैं जो इनको इसी ट्विस्टेड फॉर्म में जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में जो है वो रहने पर मजबूर करती हैं। उसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है वो है जी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोलिक हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड्स हैं, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि डिफरेंट कैटेगराइज़ किया था हम लोगों ने उनकी को अमाइनो एसिड को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर। सो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जिनकी चेन्स होती हैं वो इसके कोर में इस पूरे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के सेंटर में आकर बरीड हो जाते हैं। वो सेंटर में अपने आप को जो है वो अरेंज कर लेते हैं और जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अपने आप को सरफेस के ऊपर प्लेस कर लेते हैं ताकि वो इजीली एक्वस सॉल्यूशन के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट कर सकें और एक ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में हमारे प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर जो है उसको उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगेन यहाँ पर रहेंगे स्टिल रहेंगे जो कि इंडिविजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को फिट करने में और उसको मेंटेन रखने में यूज होंगे। इसके साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो अमाइनो एसिड्स जैसे हमारे पास सिस्टीन है जिसके पास सल्फर अमाइनो एसिड था। मैंने आपको कहा था कि 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में से दो ही सिर्फ ऐसे अमाइनो एसिड्स थे सिस्टीन और मैथियोनिन जिनके पास सल्फर मॉलिक्यूल मौजूद था। जब दो सल्फर के रेज़िड्यू लेट्स से कहते हैं जी हम लोग एक यहाँ पर मौजूद है और एक अगर यहाँ पे मौजूद है, ये दोनों एक दूसरे के आमने-सामने आएँगे तो ये दोनों जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एक ब्रिज बना देंगे और इस अल्फा हेलिक्स को इस अल्फा हेलिक्स के साथ जो है वो परमानेंटली जोड़ देंगे, जिससे ये स्ट्रक्चर मज़ीद कॉम्पैक्ट बन जाएगा। सो उनको हम लोग कहते हैं जी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सो ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी जो है वो इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करते हैं अलोंग विद द आयनिक इंटरेक्शंस जो कि हमें देखने को मिलती हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर। अच्छा जी, डोमेन्स क्या है? डोमेन्स एक्चुअली जो है ना वो फंडामेंटल फंक्शनल एंड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं किसी भी पॉलीपेप्टाइड के चेन का। जिस तरह हम लोगों ने पीछे मोटिव्स पढ़े, मोटिव्स क्या थे कि 2-3 अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं, तो वो एक छोटा-सा जो है ना वो रीजन बना देंगे, जो कि एक ख़ास ओरिएंटेशन में अरेंज्ड होगा। अब डोमेन क्या है? जब डिफरेंट मोटिव्स आपस में मिलकर एक कॉम्पैक्ट सा फंक्शनल यूनिट, ठीक है? मोटिव को हम लोग कह सकते हैं कि वो सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट हो सकता है, लेकिन जब डोमेन की बात करेंगे तो उसके साथ फंक्शनल भी अटैच होगा। कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो बनता है पॉलीपेप्टाइड का उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर मोर देन वन डोमेन्स भी हो जा सकती हैं। जिस तरह आप लोगों ने किसी ज़माने पढ़ा होगा जी कि एंजाइम्स जो होते हैं, वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट के भी 2 रीजन्स होते हैं। एक कैटालिटिक साइट होती है, एक बाइंडिंग साइट होती है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक जो है वो उसकी बाइंडिंग डोमेन है और एक कैटालिटिक डोमेन है, ठीक है? सो डोमेन्स हम लोग कहते हैं जो एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हो। सो किसी एक एंजाइम के अंदर डोमेन जो है वो बाइंडिंग भी हो सकती है और कैटालिटिक डोमेन भी हो सकती है। जैसे ये सामने आपको एक प्रोटीन नज़र आ रही है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो पर्पल कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये एक डोमेन बना रहा है और ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक दूसरी डोमेन बना रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्पल कलर का जो रीजन है ये कैटालिटिक डोमेन हो और ये जो है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करने में हेल्प आउट कर रहा हो। सो डोमेन किसी भी पॉलीपेप्टाइड का, किसी भी टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो है वो मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट हो सकता है। ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिनमें मोर देन 200 अमाइनो एसिड्स होते हैं, मोस्टली उनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डोमेन्स पाई जाती हैं। अगेन इसका जो कोर होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मोटिव्स का से मिलके बना होता है और जबकि जो इसका पेरिफेरल रीजन होता है वो लूप्स से और डिफरेंट कॉइल्स से जो है ना वो अरेंज होता है। और ये स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैं पहले बात बता चुका कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट होगा इसके थ्रू। इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, इस स्ट्रक्चर के फंक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस डोमेन के ऊपर। तो ये दोनों डोमेन्स जो है वो सेपरेटली अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगी। नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं जो है ना वो इसी बात को जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे पास जो प्रोटीन है, वो किस तरह से अरेंज किस तरह से हुई। हम जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है, तो प्रोटीन एक सिंगल
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। फिर वही प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट रीजन्स के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द अमाइनो एसिड कॉन्फ़िगरेशंस, अमाइनो एसिड प्रॉपर्टीज, डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फिर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे को जो है ना वो डिफरेंट मोटिव्स के अंदर, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो है वो अरेंज करते हैं, और वो डिफरेंट डोमेन्स जो है वो एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसे कह सकते हैं हम लोग। हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो मोनोमेरिक भी हो सकती हैं, डायमेरिक भी हो सकती हैं, ट्राइमेरिक, मल्टीमेरिक भी हो सकती हैं। यहाँ पर मोनोमेरिक, डायमेरिक और ट्राइमेरिक प्रोटीन से मुराद क्या है? यहाँ पर हमारे पास मुराद ये है जी कि मोनोमेरिक प्रोटीन्स वो होंगी जो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होंगी। डायमेरिक जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हुई हुई हैं, ठीक है? इसी तरीके से ट्राइमेरिक और देन मल्टीमेरिक प्रोटीन्स हो सकती हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखो तो आप लोगों को जो है ना वो 2 अ, ये एक डायमेरिक प्रोटीन को रिप्रेजेंटेशन कर रही है, और यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड जो है वो चेन्स देखने को मिलेंगी। एक आपको पिंकिश कलर में नज़र आ रहा है और दूसरा जो है आपको वो येलो कलर में नज़र आ रही हैं। अब ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के अंदर जो है ना वो इंटरमिंगल हुई हुई हैं एक ख़ास अंदाज़ से कि एज़ अ सिंगल यूनिट जो है ये स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है। सो इसलिए हम लोग इसको फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फ़र्क ये है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा मोनोमेरिक प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये डाई, ट्राई और मल्टीमेरिक प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। अगेन इसकी जो है वो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं जी, कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है और इस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है जी इसके अंदर वही हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शंस, देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, ये तमाम किस्म की फोर्सेस मिलकर जो है ना वो इस कॉम्पैक्ट से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही हैं। जो सब यूनिट्स हैं इसमें अगेन वो फंक्शनली जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिवली मिल के भी काम कर सकते हैं। हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो है वो एग्जांपल सामने है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है जिसके अंदर 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होकर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, और वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइनली एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है व्हिच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। सो लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन का ये थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर जो है इसका डिस्ट्रॉय हो जाना, कि प्रोटीन का ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाना, इसको हम लोग कहते हैं डीनेचरेशन। और ये डीनेचरेशन जो है वो किस वजह से होगी? हमने ये बात पहले भी पढ़ी और हर स्ट्रक्चर में डिस्कस करते आ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की नॉन कोवलेंट फोर्सेस होती हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं जो कि इन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। अगर ये फोर्सेस किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाएँ, ठीक है? और उन डिस्टर्बेंसेस के अंदर जो है हमारे पास यूवी रेडिएशन से एक्सपोज़र आ सकता है, हाई टेम्परेचर, पीएच चेंज, ठीक है? इसी तरीके से कोई डिटर्जेंट आ सकता है, ठीक है? कोई सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ऊपर-नीचे हो सकती है। सो डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इन फोर्सेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब ये फोर्सेस डिस्टर्ब हुई उसी वक़्त ये प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा, और वो प्रोटीन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और उसी टाइम पे हम लोग उस प्रोटीन को कह देंगे कि दिस प्रोटीन इज़ नाउ बीइंग डीनेचर्ड। सो ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन का के स्ट्रक्चर्स का कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ उसकी डिटेल थी। ये टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ था, हम लोगों ने इसको जल्दी से रिव्यू किया, इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोगों को नए देखने को मिल रहे होंगे। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली आप लोग नीचे कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।